अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किसान आम के बाग से लिए अधिक फलोत्पादन। दुधारू पशुओं में थनैला रोग की है गंभीर समस्या। आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख का विशेष ध्यान रखते हैं, और इस समय आम के बागों की विशेष देखरेख करने की जरूरत भी है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो इस समय आप आम के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RK जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पश्चात हमारा जो आम है वो फूल आने की तैयारी में, हमारा जो बगीचा है वो तैयार हो रहा है। तो इस समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमारी जो बगीचा है उसमें फूल अच्छे से निकल आए। तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक साल जो है हमको आम ज़्यादा खाने को मिलता है और एक साल जो है हमको कम खाने को मिलता है। तो किसान भाइयों, खुशी की बात है कि ये जो वर्ष है हमारे पास में, ये जो है ऑन ईयर है और इसमें हमको अच्छे ज़्यादा आम खाने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय ठंड जितनी पड़नी चाहिए उतनी अभी नहीं पड़ रही है। तो हम देख रहे हैं कि आम के जो हमारे वृक्ष है, जिसको जो एपिकल डोमेन्स है, इसका ऊपरी सिरा है, उससे फूल निकलने के लिए जो तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान और नीचे का तापमान जो है 13 से 14 डिग्री सेल्सियस का अगर होता है तो उसमें फूल बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो ये जो अभी तापमान चल रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि इस साल जो है हमारी जो आम है इसमें फूल थोड़ा सा जल्दी आएगा। तो इस समय नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बगीचा है उसमें हम इस समय सिंचाई न करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय फूल निकलने के लिए यदि आर्द्रता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फूल निकलने की रफ्तार है, गति है, वो धीमी हो जाएगी और जो है कुछ आगे तक के लिए वो फूल निकलने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। तो इस समय मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अभी सिंचाई बिल्कुल ना करें, ताकि उसकी जो है वृक्ष के अंदर आर्द्रता को हमको सीमित करके रखना है ताकि उसमें से फूल बाहर निकल आए। किसान भाइयों, आम के बाग
फूल बनाने की अवस्था पर है। इस समय बागों में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने बागों की देखरेख में थोड़ी भी लापरवाही की तो फलों उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो आप कैसे करें खरपतवार नियंत्रण, आइए जानते हैं। और इसके साथ ही साथ हमको जो है बगीचे में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि खरपतवार होगा तो कीड़े और बीमारियों के लिए ये जो है एक मुख्य शेल्टर का काम करता है। तो हम आवश्यकता अनुसार खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक रूप से कर लें। इसके साथ ही साथ यदि आपने बोर्डो पेस्टिंग नहीं किया है वृक्ष के तनों पे, तो हम इस समय बोर्डो पेस्टिंग भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण फसल में कई रोगों के लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आप अपने बागों को आने वाले रोगों से कैसे बचाएं, इसके लिए मिलते हैं। तीसरी बात जो है, इस समय हम देखते हैं कि आर्द्रता यदि अगर ज़्यादा हो जाती है तो कुछ बीमारियां इसमें लगना शुरू हो जाती है और वो जो ज़्यादा परेशान करती है। तो उसमें सबसे पहले ये है एंथ्रेक्नोज का। आप देखेंगे कि पत्तियों पे काले चपटे से और भूरे से दाग धब्बे दिखते हैं, तो हम इसको जो है एंथ्रेक्नोज कहते हैं और इसको हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। और इसका नियंत्रण करने का भी बहुत आसान उपाय है। कोई भी हम कॉपर फंजीसाइड का उपयोग करके इस जो बीमारी है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा, 1 किलो कॉपर सल्फेट या नीलत होता हम कहते हैं, 1 किलो चूना और 100 लीटर पानी लेकर हम जो है बोर्डो मिश्रण बना सकते हैं और बहुत आसानी से वृक्ष पर हम छिड़काव कर सकते हैं। तो हम एंथ्रेक्नोज को जो बीमारी लगी हुई है या नए जो कोपल निकलने वाले हैं उसमें लगने वाले हैं, तो उसको हम पहले से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि उसका जो फफूंदी है वो आगे न बढ़े और हमारी जो फूलों पे उसका नुकसान ना हो। तो इस समय हम इसको सावधानी रख सकते हैं। दूसरी जो सावधानी जो हमको रखनी है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। एक जो है सफ़ेद भभूतिया जो इसको हम सभी कहते हैं, ये पाउडर नुमा परत रहती है। अगर एपिकल डोमिनेंस के ऊपर जमा हो जाता है तो उसको जो निकलने में जो फूल के इन्फ्लोरेंस का जो भाग है उसमें जो कठिनाई होती है और वो बाहर सही तरीके से नहीं निकल पाता। और कई बार आप देखते हैं कि फूल निकलता है तो काले काले से दिखाई देते हैं हमको इन्फ्लोरेंस का। तो ये जो है भभूतिया के लक्षण है और भभूतिया के कारण से इसमें हो सकता है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इसके साथ ही किसान भाइयों, रोग के फैलाव को रोकने के लिए कैप्टान 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, जिससे इस रोग के प्रयोग से बचा जा सकता है। इन 4-5 बातों को ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से विपरीत परिस्थिति में भी हमारे बगीचे में फूल आ सकते हैं और फूल आने की जो संभावना है वो हम जो है अच्छे फूल उससे ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ हंगामा। आरक्षण विधेयक की भेंट चढ़ा पहला दिन। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया फैसला। अधिवेशन में होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। न्यूज 18 से बोली कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, राजभवन का रहा संवैधानिक अधिकारों का हनन, राज्यपाल को विधेयक पर करना चाहिए हस्ताक्षर। नारायणपुर जिले में शांति व्यवस्था और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों के चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देता है। अगर इस रोग का समय से इलाज न किया जाए तो कभी कभी पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से।
थनैला आज की सबसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खास करके जितने भी डेयरी फार्म हैं जो व्यावसायिक रूप में कर रहे हैं उनमें थनैला मास्टाइटिस जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो रही है कि जो भी गाय है उसके थन में थनैला जो है कि एक थन का इन्फेक्शन केवल है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। होती क्या इसमें है कि थन से दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद क्या होती है उसका थन जो है खुला रहता है। यदि आधे घंटे के अंदर गाय नीचे बैठती है तो फर्श पे इन्फेक्शन होने के कारण वो इन्फेक्शन अंदर चल जाती है। चूँकि यदि उसमें एक भी बूंद दूध लगा हुआ रह गया तो दूध में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है। वही इन्फेक्शन यदि अंदर चली जाती है तब क्या होता है कि वो पूरे थन को ख़राब कर देती है। तो ये ऐसी बीमारी हो गई कि एक बार थन आपकी ख़राब हो गई तो फिर दूध आना ही बंद हो जाता है, जिसके लिए लोग गाय पालन कर रहे हैं वही काम नहीं हो पाती है, दूध नहीं आ पाती है। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में खून आने लगता है, अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। जिस समय आपको पहला बार पता चले कि दूध फटना शुरू हो गया है या थन में सूजन हो रही है, थन में दर्द हो रही है, दूध में ब्लड आने लगा, मतलब लाल जैसा खून आने लगी है, दूध आने लगी है, तो समझ जाइए कि थन में इन्फेक्शन हो गया। उसी समय सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत ही बेकार बीमारी साबित होगी। अब इसके लिए क्या करना है, एलोपैथ इलाज होगी जो कि डॉक्टर की सलाह से होगी, नहीं तो होम्योपैथ में भी इसमें अच्छी कारगर दवाई आ रही है, उससे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको आयुर्वेद की कुछ दवा होती है उसका उपाय कर सकते हैं। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो थनैला रोग की रोकथाम हेतु जरूरी है कि पशुशाला की नियमित साफ सफाई करते रहें। थनों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। थनों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हों तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बचाव के लिए हमको क्या करना है कि जब भी दूध निकाले उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होती है उससे उसको धुलाई करें, थन की धुलाई कर दें। हो सके तो कम से कम ऐसा करें कि फिटकिरी का घोल बना के रखें, उसको क्या करें थन की धुलाई उसे एक मग पानी से फिटकिरी के घोल से कर दिया करें पूरे साल 365 दिन। और ख़ास करके जब गाय गाभिन हो उस समय भी करना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो देख रहे हैं, गाय जब बच्चा देती है तब जाकर क्या होता है उसका पता चलता है कि थनैला हो गया है, यानी गाभिन होने के समय ही उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। क्योंकि उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि गाय गाभिन है तो उसके थन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और वो इन्फेक्शन ऐसा क्रोनिक हो जाती है कि उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जा रही है। तो यानी गाभिन के समय भी हमको ध्यान देना है और बच्चा देने के बाद भी, कि दूध देने के बाद उसकी थन की धुलाई कर दें और ऐसा कोशिश करें कि दूध निकालने के बाद कम से कम आधा घंटे तक वो ज़मीन पे नहीं बैठे, मतलब कि उसको कुछ ऐसा खाना दे दें जिससे कि वो खाने में व्यस्त रहे, आधा घंटा तक खड़ी रहेगा और बैठे नहीं। इसके साथ साथ आपको क्या करना, फर्श की धुलाई अच्छी तरह से करना है और हो सके तो कोई भी एग्रीकल्चर वाली इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड मिलती है उससे फर्श की सफाई बीच बीच में करते रहें तो थनैला होने की संभावना कम बन जाएगी। और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, कम से कम छोटी सी सिंपल सी बात होती है, चीनी और नींबू का घोल बीच बीच में पिलाते रहें। और तो इससे क्या हो, गाभिन है उस समय भी आप चीनी और नींबू का घोल पिलाते रहें उसको जिससे कि थनैला होने की थोड़ी बहुत संभावना रहेगी, वो भी बच जाएगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ हंगामा। आरक्षण विधेयक की भेंट चढ़ा पहला दिन। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया फैसला। अधिवेशन में होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शहीद गुड्डाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुमरावट, जगदलपुर, जिला बस्तर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर और इसके लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्के बादल छाए रहेंगे। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम दिशा से हवा चलने और इसकी गति 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देर से बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन और समय से बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन की अवस्था पर करें। साथ ही साथ नाइट्रोजन की शेष मात्रा का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो वहां मक्के की फसल ली जा सकती है। मक्के के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लेवें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर के साथ बुआई करें। मक्का फसल की बुआई से पहले 1/3 भाग नाइट्रोजन और पोटास फास्फोरस की पूरी मात्रा उपयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 3 दिन के अंदर एट्राजीन 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद करनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बादल छाए रहने के कारण सरसों में एफिड कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सतत निगरानी करें और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में कार्बेरिल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की फसल में चौड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुनकर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए
ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। वह स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए निलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुगौली, जिला ग्वालियर के कृषक अनूप यादव ने। ये ड्रोन के माध्यम से फसलों में दवाओं के छिड़काव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनूप यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और घटती जोत को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो जितनी अवेलेबल है लैंड, जितनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करें और उसके लिए नई तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीक में ड्रोन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत से कार्य काम कृषि के क्षेत्र में करेगा। ड्रोन एक मानव रहित मशीन है जिसकी मदद से आप फसलों पर आसमान से नजर रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बड़े क्षेत्रफल में फसल पर महज कुछ मिनटों में पोषक तत्वों और दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम पहले स्प्रे करते थे, खासकर जितने भी हम केमिकल से यूज करते थे, और जब उनका स्प्रे करते तो वो एक साथ स्प्रे मैनुअली नहीं होता था मजदूरों से, क्योंकि कई जगह ज़्यादा दवाई पड़ती थी, कई जगह कम पड़ती थी। जहाँ पर ज़्यादा दवाई पड़ती थी वहाँ पर तो फसल को भी नुकसान होता है, और जहाँ पर कम पड़ती है तो वहाँ पर जो टारगेटेड हमारा या खरपतवार है या कीड़े हैं उन पे असर नहीं होता। और इसमें समय भी बहुत लगता है, और कई बार तो हादसे भी होते हैं। जो जहरीली दवाई हैं उनको स्प्रे करते वक्त के मजदूर हैं, बहुत से हादसे होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और कहीं डेथ भी हो जाती हैं। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए ये ड्रोन एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है स्प्रे के लिए। और ख़ासकर जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, काफ़ी जिनकी बढ़वार होती है, ऊंचाई वाले पेड़ हैं, तो उनमें और फसलों में भी जैसे गन्ना है, मक्की है और दूसरी जो फसलें ऊँची है, तो उनमें आदमियों से मैनुअल जो स्प्रे करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और अगर आप मैनुअल उस पर स्प्रे करते हैं तो वो दोबारा जो उसकी स्प्रे की ड्रिफ्ट है तो वो आदमी के ऊपर ही पड़ती है और उसमें वो खतरनाक सिद्ध होती हैं। इसलिए ये ड्रोन का एक जो नई तकनीक है ये कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली है। और ख़ासकर जब स्प्रे हम ड्रोन के में करते हैं तो इसमें एक तो यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी 30% के लगभग बढ़ जाती है, दवाई की कोई सी भी हो। और जो स्प्रे है वो बिल्कुल एक सार होता है, उसमें समान रूप से दवाई हर जगह पड़ती है। इसमें एक ख़ास बात और यही है कि केवल पानी 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए और समय इसमें बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में ये 8 मिनट में पूरा कर लेता है। ये ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो दोनों तरह से काम करती है, मैनुअली भी, अगर कोई मैनुअली करना चाहते हो, नहीं तो ऑटो मोड पे भी इसको रख लिया जाता है। मैनुअली आप जैसे इसको चलाएंगे वैसे चलेगा, किंतु ऑटो मोड पे करने पर ये पहले से एरिया इसमें फिक्स कर दिया जाता है, भाई ये इस एरिया में हमने स्प्रे करना है, तो वो उस एरिया में बिल्कुल अपने आप एक साथ स्प्रे करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाइट उसकी होनी चाहिए उसी पे स्प्रे करके और वापस आ जाता है।
किसान भाइयों, ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। इसमें लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीट और बीमारियों का प्रकोप है। इसके अलावा ये आने वाली दूसरी समस्याओं के प्रति भी किसानों को सचेत कर देता है। किसान भाइयों, इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी खरीदी पर शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। मेरा किसान भाइयों को यही है कि नई जो हमारे युवा हैं तकरीबन, क्योंकि वो खेती की तरफ नहीं आ रहे, किंतु एक हमने देखा है वो नई तकनीक जो भी है उसकी तरफ आकर्षित हैं। तो इसलिए मैं यही करता हूँ कि इस नई तकनीक के बारे में अच्छी तरह से अपना समझें, ट्रेनिंग लें और इस ट्रेनिंग लेके अपना ड्रोन खरीद के वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। सभी चाहेंगे कि मैं ड्रोन से ही अपने स्प्रे करवाऊँ या दूसरे काम भी ड्रोन से ही करें। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।